तो स्वागत करते हैं हमारे न्यू वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है यूपी बीएड के बारे में। यूपी बीएड के बारे में हम आपको आज पूरी संपूर्ण वीडियो देंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब इसके बाद आपको कोई भी वीडियो, किसी भी प्रकार का वीडियो कभी भी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा। और अगर आप बोलेंगे तो आवेदन कैसे किया जाता है उसका एक वीडियो बना देंगे। काउंसलिंग कैसे की जाती है जब काउंसलिंग की डेट आएगी तब, चॉइस फिलिंग, सबकी वीडियो बना बना के मैं आपको समझा सकता हूँ। तो इसलिए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना दूँगा। और अगर आप कौशाम्बी के हैं तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत, जैसा भी आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, वही सी वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बीएड होता क्या है? तो बीएड होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब इसके द्वारा ही आप टीचर बनते हैं। इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है। ये दो वर्षों का होता है। दो चीज़ें की क्लियर हुई। पहली चीज़, ये 2 वर्षों का होता है। इसमें आयु का कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी पात्रता क्या होती है? आप स्नातक या परास्नातक में सामान्य लोग कम से कम 50% अंकों से पास हुए हैं। एसटी ओबीसी के लिए कुछ छूट मिलती है। और अगर आपने बीटेक करके रखा है या बीई करके रखा हुआ है तो आपको उसमें 55% मार्क की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, बीएड करने के फ़ायदे। तो बीएड करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आप किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में नौकरी कर सकते हैं। सीटेट, यूपी टेट, जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ यूपी टेट, इसका भी मैं एनालिसिस लेकर के आ रहा हूँ कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैंने भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं आपको एक ओरिजिनल रिव्यू दूंगा। जैसे आजकल के टीचर लोग देते हैं ऐसे नहीं दूंगा। ओरिजिनल किस प्रकार का पेपर था। और अगर बोलेंगे तो मैं एग्ज़ाम भी सॉल्व करवा सकता, लेकिन एग्ज़ाम सॉल्व करवाने कोई मतलब नहीं है। जब सारे अध्यापक उसको सबको बता रहे हैं तो फिर क्या उसको बताऊँ मैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। नहीं, पहले इसको समझते हैं आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया क्या क्या होती है? आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले होता है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले फॉर्म आता है। फॉर्म कब आता है? फॉर्म आता है जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाता है। जनवरी लास्ट से मार्च तक रहता है फॉर्म भरने की डेट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। सचिव एवं अन्य दस्तावेज भरेंगे। आवेदन शुल्क जमा करेंगे जो कि 1400 से 1500 रुपये होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉर्म का प्रिंट निकाल करके अवश्य रख लेंगे अपने पास एक। ठीक है, और ये SC ST के लिए 800 रुपया फ़ीस होती है। जनरल OBC WS के लिए 1400 से 1500 रुपया फ़ीस होती है। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपकी सबसे पहले होती है लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में चलते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर्म भर दिया, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। अब आप कहाँ से तैयारी करते हैं वो आपके ऊपर है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, 200 नंबर के होते हैं। इसमें 50 प्रश्न आते हैं सामान्य ज्ञान के, और हिंदी और अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं 50 प्रश्न उसमें के आते हैं। 100 प्रश्न इसमें आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें रीजनिंग आती है। 50 प्रश्न 100 नंबर के, और विषयगत ज्ञान, मतलब अगर आपने BA किया हुआ है तो SST करना पड़ेगा, और अगर आपने BSc किया हुआ है तो साइंस और मैथ करनी पड़ेगी। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और कुल प्रश्न रहेंगे आपके 200, नंबर रहेंगे 400, समय 2-2 घंटा मिलेगा, दोनों बार 2-2 घंटा मिलेगा। पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान में तो आप जानते हैं जो इतिहास, भूगोल, संविधान है,
हिंदी में वही व्याकरण, अनुवाद, विलोम, मुहावरे, गाथी और जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग में आपके तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, अभिरुचि और मानसिक क्षमता, यही सब आएगा। मतलब कुछ अलग से कोई टॉपिक नहीं है, जो आप तैयारी करते हैं वही सब आएगा, ठीक है। और इसी के आधार पर आपकी रैंक बनेगी और इसी के आधार पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इसका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए जो कि मैं आपको बताने के लिए लेके आया था, ये है, अगर हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो महत्वपूर्ण तिथियाँ जो आवेदन शुरू होता है फॉर्म भरने का वो फरवरी मार्च में शुरू होता है, जैसे मैं बता रहा था। प्रवेश परीक्षा अप्रैल मई में होती है। इस साल की प्रवेश परीक्षा हो गई है, ये हर साल इसी डेट के आसपास ही होती है। मैं इस साल की लिख करके लेके आया हूँ। परिणाम जून 2026 पर परिणाम भी आ चुके हैं और काउंसलिंग जुलाई अगस्त, इस समय काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसमें चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट है इस समय, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन अगस्त और सितंबर तक कॉलेज में भी एडमिशन सबका हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अगला चलते हैं। अच्छा, आपने पेपर दे दिया, पेपर के बाद आपका पेपर हो गया, ठीक है। पेपर के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेपर के बाद आपका आएगा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट में आपकी रैंक मान लीजिए 1 से 10,000 के बीच में है, 10,000 के बीच में है, तब आप सरकारी कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। 10,000 से 12,000 तक भी है तब भी आप सरकारी कॉलेज का ऑप्शन भर सकते हैं। अगर इससे ऊपर है तो आप सरकारी कॉलेज के बारे में मत सोचिए, वही सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब अगर आपकी रैंक 12,000 तक है तो आप सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज का फ़ायदा क्या है, फ़ीस बहुत कम है, प्रॉपर पढ़ाई से जुड़े रहते हैं आप, लेकिन आपको डेली स्कूल जाना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा एग्ज़ाम। प्राइवेट में फ़ीस महंगी है, लेकिन फ़ायदा क्या है, आपको स्कूल नहीं जाना, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की ओर चलते हैं, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, फिर स्टार्ट होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो काउंसलिंग में सबसे पहले क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी अभी किया था एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अकाउंट नंबर और उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी भरनी होती है और कुछ फीस इसमें आपको फ़ीस 5,000 एडवांस के रूप में जमा करनी पड़ती है। 5,000 प्लस 850 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस, टोटल 5850 रुपया जमा करने पड़ते हैं। वो जो 5,000 होते हैं वो जब आप ओरिजिनल फ़ीस जमा करेंगे तो वो उसमें से माइनस होकर के जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया और इसी में काउंसलिंग शुल्क, ये जो काउंसलिंग शुल्क है ना, ये भी जमा होती है, ठीक है। इसके बाद ये काम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आता है आपका चॉइस फिलिंग, मतलब कॉलेज व कोर्स आप तय कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आप चॉइस के अनुसार नंबर 1 कॉलेज, मतलब कि मैं 1 नंबर पे जैसे कौशाम्बी डिग्री कॉलेज हो गया उसको लूँगा, नंबर 2 में रिजवी हो गया, नंबर 3 में मुंशी रामधनी हो गया, नंबर 4 में केपी हो गया। कुछ भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज आपके इलाके में है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस कॉलेज का नाम नंबर 1 पे उसका भर सकते हैं, 2 पे उसका, 3 पे उसका। मैं तो अपने एरिया के कॉलेज के नाम बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट का वहाँ से एप्लीकेशन आएगा कि हाँ सीट अलॉटमेंट आपकी हो गई है। सीट अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको ऑनलाइन ही फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। फ़ीस जमा करनी पड़े, अभी हम फ़ीस की भी बात करेंगे। आपने फ़ीस जमा कर दिया, फ़ीस जमा होने के बाद फिर आप अपने कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सेमेस्टर फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। सेमेस्टर फ़ीस जमा करके फिर आप अगली कार्रवाई, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, वो थोड़ा बहुत देखेंगे डॉक्यूमेंट आपके, हाई स्कूल, इंटर जो भी है, मैं आगे लिख करके लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा, बेझिझक बताइएगा। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं फ़ीस की, ठीक है। फ़ीस
तो फीस आपकी अगर आप सरकारी कॉलेज में लेते हैं तो 10,000 से 40,000 के बीच में है, और निजी कॉलेज में 50,000 से 1,20,000। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको ओरिजिनल फ़ीस बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने खुद दिया था। तो पहली साल आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 51,000 रुपया सरकारी फ़ीस लगेगी। हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिला था, लगभग पहले साल 45,000 स्कॉलरशिप आ गई थी, और दूसरे साल 30,000 रुपया फ़ीस लगी थी, ठीक है। ये मेरे 2 सालों की फ़ीस लगी हुई थी सरकारी रूप से। और प्रत्येक सेमेस्टर में कितने सेमेस्टर होते हैं? 4 सेमेस्टर होते हैं ना, तो प्रत्येक सेमेस्टर में 3,000 रुपया 3,000 रुपया सेमेस्टर फ़ीस लगी हुई थी। तो जोड़ लीजिए, और टोटल खर्चा लगभग 1 लाख के आसपास पड़ ही जाता है, ठीक है, 1 लाख पड़ ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ़ीस। कोई शंका, कोई दिक्कत? एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको 12,000 15,000 हर साल का लगेगा, और अगर प्राइवेट में पहले साल की 51,000, दूसरे साल की 30,000, इसके अलावा हर साल 6 से 7,000 रुपया आप एक्स्ट्रा खर्चा कॉलेज की ओर से, मान लो जो कॉलेज वाले आपसे वसूल लेंगे वो होगा, ठीक है। इसमें आपको जो दस्तावेज़ लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे? 10वीं की मार्कशीट सबके पास होती है, 12वीं की, स्नातक की मार्कशीट ये तो रहती है। डिग्री जो अब आप इंटर करने के बाद पास आउट होते हैं तो वहाँ से डिग्री मिलती है, वो भी होना आवश्यक है। आधार कार्ड सबके पास रहता है, फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, अगर आपके वहाँ पर लागू है, अगर आपने उसको क्लेम किया है तब, आय प्रमाण पत्र, अगर आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब बहुत ही आवश्यक है, तो ये भी रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। EWS, अगर आपने EWS के थ्रू फॉर्म भरा हुआ है तब EWS भी लगेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, और UP BEd रैंक कार्ड भी लगेगा। मतलब UP BEd में आपकी कौन सी रैंक है उसका एक कार्ड भी आपको स्कूल में ले जाना होगा जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तब, ठीक है। अगर बात करते हैं BEd के बाद कैरियर विकल्पों की, तो UP BEd के बाद आप CTET, UP TET, सुपर टेट, KVC, NVC, ये जो वैकेंसी जाती रहती हैं इनमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इसे। अब आप कैसे पास हो सकते हैं पिछले 10 वर्षों की, ये तो जैसे आप नॉर्मल पढ़ते उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है, इसको हम डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल बेझिझक संपर्क कीजिएगा। हाँ, मैं अगले वीडियो में आपको अपनी इंस्टाग्राम ID दे दूँगा, उसमें आप किसी भी प्रकार कभी भी आकर के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।